नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के एमसीक्यूज को। यह द्वितीय भाग है। इसके पहले पार्ट में हमने इसके 50 एमसीक्यूज पढ़ लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, चरित्र निर्माण में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, नैतिकता। 52, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का सामाजिक महत्व क्या होता है? सी नंबर, समाज में सम्मान प्राप्त करना। जो जिसका चरित्र अच्छा होता है उसे समाज से सम्मान मिलता है। 53, चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? डी नंबर, उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण में, कैरेक्टर बिल्डिंग में वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक सभी आपकी सहायता कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। 54, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो बी नंबर, नैतिकता। नैतिकता, इसका अर्थ है कि एक नैतिक कर्तव्य होता है, क्या सही है क्या गलत है। समाज की दृष्टि में जो सही होता है उसे नैतिक कार्य कहा जाता है, समाज की दृष्टि में जो गलत होता है उसे अनैतिक कार्य कहा जाता है। तो कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी या अच्छाई जो हो सकती है वो हो सकती है नैतिकता। 55, चरित्र का विकास डैश से होता है? उपरोक्त सभी। तो संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से, तो उपरोक्त सभी इन तीनों से होता है। चरित्र के लिए अच्छा संकल्प होना चाहिए। अगर आपके चरित्र में कोई बुराई है और आपने उस बुराई को अपने से दूर करने का संकल्प ले लिया, तो आपको उस संकल्प को निभाने की संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए आपके अंदर, तब चरित्र का विकास हो सकता है। 56, पंचकोश क्या है? ए नंबर, 5 श्रेणियां या परतें जिनमें हमारे शरीर और मन का अनुभव होता है, इसे पंचकोश कहा गया है। तो ए नंबर इसका आंसर। 57, पंचकोश की प्रमुख श्रेणियों को क्या कहा जाता है? ए नंबर, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। ध्यान रखेंगे इन्हें। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। पंचकोश की परत आनंदमय के अनुभव को कौन से शारीरिक कोश से जोड़ा जाता है? सी नंबर, मनोमय कोश से। आनंदमय जो अनुभव है उसे कौन से कोश से जोड़ा जाता है? तो मनोमय। जो आनंद की अनुभूति वो मन में होती है। नेक्स्ट, 59, पंचकोश का अर्थ है 5 प्रकार के आसन। ए नंबर इसका आंसर होगा। 60, पंचकोश सिद्धांत किस धार्मिक शाखा से संबंधित है? तो डी नंबर, हिंदू धर्म से। 61, पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? ए नंबर, भारतीय दर्शन से। पंचकोश की अवधारणा भारतीय दर्शन में है। 62, पंचकोशों का सबसे बाह्य और सबसे घनिष्ठ कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। सबसे बाहरी कोश कौन सा है? तो अन्नमय कोश। और सबसे घनिष्ठ कोश भी अन्नमय कोश ही है। पंचकोशों की व्याख्या उपनिषदों में मिलती है, उनमें कौन सा उपनिषद इसे प्रस्तुत करता है? सी नंबर, तैत्तिरीय उपनिषद। 64, पंचकोश तंत्र के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ कोश कौन सा होता है? तो डी नंबर, विज्ञानमय कोश। 65, पंचकोश किसे कहते हैं? ए नंबर, 5 तत्वों का समूह। 66, पंचकोश के अनुसार मन का स्थान कौन से कोश में होता है? तो आंसर है मनोमय कोश में, सी नंबर। 67, पंचकोश में विज्ञानमय कोश किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ज्ञानमय कोश। समझिएगा, विज्ञानमय कोश का दूसरा नाम क्या है? तो ज्ञानमय कोश। 68, पंचकोश विचार किस संस्कृत ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? सी नंबर, योग वाशिष्ठ। कुल कितने कोश हैं? तो सी नंबर, कुल 5 कोश हैं, तो सी नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। 70, प्रत्येक कोश की खोज का उद्देश्य है? सी नंबर, व्यक्ति को ब्रह्मांड और सच्चे स्वयं के साथ एकता के करीब लाना। व्यक्ति को ब्रह्मांड के करीब लाना और स्वयं के साथ, जो उसके अंदर सच्चाई है उसके साथ करीब लाना, यही उद्देश्य है कोश का। 71, योग और कोश के बीच संबंध है? योग व्यक्ति को कोशों के माध्यम से स्वयं में गहराई तक ले जाता है।
72। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? तो ए नंबर, शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई। जो शिक्षार्थी है उसका भार, उसके वजन या उसकी ऊंचाई मोटाई से मानसिक कोई संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध है। मानसिक मतलब मस्तिष्क यानी कि दिमागी संबंध। तो ऊंचाई और भार का मानसिक संबंध नहीं होता है, यह शारीरिक है। तो ए नंबर इस पे टिक कर दीजिएगा। 73। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र स्वास्थ्य में सुधार की रणनीति से संबंधित श्रेणी के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर, खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम करना, कार्य शिक्षा। 74। कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? तो सी नंबर, प्रक्रियाकरण सिद्धांत। तो प्रक्रियाकरण सिद्धांत इस बात पर ध्यान रखता है कि किसी बच्चे को जब कोई नई जानकारी दी जाती है तो वह उसे कितना सीखता है, मानसिक रूप से कितना विश्लेषण करता है। तो नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण, ये कौन सा सिद्धांत करेगा? तो प्रक्रियाकरण सिद्धांत, सी नंबर। चलिए 75। निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है? जहोदा के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक कौन है? तो डी नंबर, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, अपने प्रति अच्छा भाव रखना कि हम बुरे नहीं हैं और हमारे अंदर बुराइयां नहीं हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं और बन सकते हैं। सकारात्मक होना अपने प्रति की, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कार्यों को करने से पहले ही नकारात्मक हो जाते हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। सकारात्मक दृष्टिकोण की चलो कोशिश करते हैं या हम कर ही लेंगे, यह दृष्टिकोण रखना यह बताता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। किसके अनुसार? तो जहोदा के अनुसार। चलिए 76। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मानसिक मंदता मतलब कि जो आपका मस्तिष्क है वो मंद है, धीमा है, कमजोर है, इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण उसमें नहीं आ रहा है, नहीं आता है, वो नहीं वर्ड में गौर कीजिएगा। तो डी नंबर, तीव्र मंदता। तीव्र मंदता इसमें नहीं आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि मानसिक मंदता के वर्गीकरण में कौन नहीं आता? तो तीव्र मंदता नहीं आता, ये एक ऑब्जेक्टिव आपका बना। लेकिन दूसरा ये भी पढ़ लीजिए कि कौन कौन आता है। तो हल्की मंदता आएगा, मध्यम मंदता आएगा, गंभीर मंदता आएगा, ये तीनों आएंगे। जो नहीं आएगा वो है तीव्र मंदता। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर नहीं आएगा, तीव्र मंदता नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तीन आते हैं, तो अगर पेपर में आए कौन कौन से हैं तो इनको याद रखिएगा। 77। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम कारक द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन कारकों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इसमें कूट बनाए गए हैं। तो पहला आपका है स्कूल और पड़ोस की हिंसा, दूसरा है सामाजिक बहिष्कार, तीसरा है गरीबी। तो ये तीनों ही आपके शामिल हो जाएंगे समस्याओं, जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। देखिए जो मानसिक स्वास्थ्य है यानी कि जो आपका एक तरह से इनर कॉन्शियस है, जब आप मेंटली डिस्टर्ब कब हो सकते हो? अगर आपका पहला स्कूल तथा पड़ोस की हिंसा हो, स्कूल पड़ोस में आपके साथ हिंसा हो या आप हिंसा देखो, दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, तब आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, मानसिक अस्वस्थ हो सकते हो। सामाजिक बहिष्कार, समाज आपका बहिष्कार कर दे, तब आप मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हो। गरीबी भी मानसिक रूप से कमजोर करती है, अस्वस्थ करती है। तो स्वास्थ्य समस्याएं इन तीन चीजों से लागू हो सकती हैं। तो इसमें जो कूट बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ए नंबर टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 78। स्वस्थ व्यक्ति है। अब यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति कौन है तो पहचान लेते हैं। पहला नंबर, वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं वह स्वयं के प्रति जागरूक है, वह स्वस्थ व्यक्ति है। वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं और स्वयं के प्रति जागरूक है। तीन बातें हैं। वो अपनी भावनाओं को लिमिट में रखता है, ना ही बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाता है, ना ही बहुत ज्यादा दबा देता है। अपनी भावनाओं को लिमिट में रखता है, कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, अपनी सीमाओं को जानता है, अपनी लिमिट से आगे काम नहीं करता। हर चीज की एक लिमिट होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ता है, सीमाओं में रहता है। और स्वयं के प्रति जागरूक है, वह जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता। अपने प्रति जागरूक रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है उसे अपने कार्यों के प्रति। वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है।
और ये मानसिक रूप से स्वस्थता की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, तो इसमें पहला और दूसरा आपका आएगा। दूसरा है जो स्वयं को स्वीकार करता है, जो अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, और मैं जो नहीं कर सकता वो मेरे लिए नहीं है। जो अपनी एबिलिटीज को जानता है, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। तो ये दो चीजें सत्य हैं। तीसरी भी पढ़ लेते हैं। जो अतीत में नहीं जीता है तथा भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसमें जो कूट दिए गए हैं वो दिए गए हैं ए नंबर, पहला और दूसरा। तो ए नंबर पे आप टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, शारीरिक गतिविधियां बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर डैश प्रदर्शन को बढ़ाती हैं। तो सी नंबर, संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाती है। नेक्स्ट, वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। यह डैश के सिद्धांत पर के कारण होती है। बी नंबर, समान प्रतिमान। सिद्धांत का नाम है समान प्रतिमान। समान प्रतिमान सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। तो ए नंबर, यह स्वस्थ रहने, सकारात्मक रिश्ते बनाने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। शारीरिक विकास, शरीर का विकास आपको स्वस्थ रखता है, सकारात्मक रिश्ते बनाने में, लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करता है। 82, शारीरिक विकास में कौन से कारक योगदान करते हैं? तो ए नंबर, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन। यहाँ पे स्वस्थ भोजन की जगह अच्छा भोजन, पर्याप्त आराम और संतुलित जीवन शैली। इसमें आपको व्यायाम करना है, आपको अच्छा भोजन करना है, आपको पर्याप्त आराम भी करना है। लोग आराम नहीं करते हैं, लोग कई कई घंटे मेहनत करते हैं और सुबह भी जल्दी उठते हैं, शाम को देर से सोते हैं और ये कारण बताते हैं कि हमें नींद नहीं आती, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी सी नींद नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है और स्वास्थ्य की समस्याएं भी आ सकती हैं। तो व्यायाम, अच्छा भोजन, आराम और संतुलित जीवन शैली, तो ये ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपके शारीरिक विकास में योगदान देता है। 83, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है। तो सी नंबर, अल्प गृह कार्य, थोड़ा सा होमवर्क, अल्प गृह कार्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने का वाला कारक है। यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। हल्का सा गृह कार्य, अल्प गृह कार्य, इससे क्या होता है, जो मस्तिष्क है उस पर प्रेशर पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है। बच्चा खुद से मस्तिष्क में दबाव डालता है अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके शरीर का विकास होता है, उसका मस्तिष्क कठिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में गृह कार्य देना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, देना चाहिए थोड़ी मात्रा में। तो यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 84, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। सी नंबर, वास्तविकताओं में। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वह हमेशा वास्तविकता में जीता है, ना ही भविष्य में जीता है, ना ही कल्पना लोक में जीता है, ना ही बहुत संवेदनशील रहता है, ना समाज से बाहर रहता है। वो वास्तविकता में रहता है। जो है उसे स्वीकार करो, पहले स्वीकार करो। ये सोचते मत बैठो कि काश ऐसा होता। जो है पहले स्वीकार करो, पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसे मॉडिफाई करो और आगे बढ़ो। आप कल्पना में नहीं जी सकते, काश ऐसा होता तो ऐसा कर देते, नहीं, वो नहीं होने वाला। पहले एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद बैठो, सोचो और जो प्रॉब्लम्स है, जो आपकी परिस्थितियां, उन्हें ट्रांसफॉर्म करो, उन्हें मॉडिफाई करो और आगे बढ़ो। 85, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है। जो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है नहीं है, उसका जो डिप्रेशन, ये सब चीजें हैं, इसका विज्ञान जो प्रारंभ किया, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है C.W. बियर्स को। इन्होंने मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ किया। C.W. बियर्स को जाता है। बी नंबर इसका आंसर है। 86, सुबह उठने की आदत बनाने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? तो बी नंबर 6 बजे।
87 सुबह के समय व्यायाम के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बी नंबर योग। 88 सुबह का नाश्ता करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प है? सी नंबर फल और दही। इनमें से तो सबसे हेल्दी फल और दही है। अगर ऑप्शन चेंज भी होते हैं तो आप सबसे हेल्दी चीज चुन लीजिएगा, ठीक है। भजिया समोसा हेल्दी नहीं है और रोज रोज नहीं हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। आपके पराठे और चाय, मैगी नूडल्स, ये हेल्दी नहीं है, आप भी जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे हेल्दी है फल और दही। अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो सबसे हेल्दी छांट करके उसे टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, दिन भर के कार्य कामों को व्यवस्थित रखने के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो सी नंबर काम को समयांतर पर करना। समयांतर दो वर्ड है इसमें, समय और अंतर, गैप दे दे के, समय में अंतर डाल डाल के, शिफ्ट करके कि पहली शिफ्ट में ये हो गया, ये हो गया। आपको समय को अनुशासित रूप से काम करना है, मतलब हर काम को टाइम देना है, इतने से इतने देर में करना है और उसे कंप्लीट करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दिन भर के कामों को व्यवस्थित करने का, ठीक है। तो एक तरह से आप कहिए यहाँ पे टाइम टेबल बनाने की बात हो रही है। तो सी नंबर काम को समयांतर पर करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 90 सांझ में विश्राम के लिए कौन सा विकल्प सही है? शाम के समय विश्राम के लिए कौन सा समय विकल्प सही है? तो इवनिंग में जो आप विश्राम करना चाहते हैं उसके लिए है सी नंबर सुरक्षित जगह पर सैर करना। इवनिंग टाइम में इसे इवनिंग वॉक भी कहा जाता है, शाम की सैर। तो एक सैर पे जाना सुरक्षित जगह में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल निकल जाओ, ठीक है, पता चले शाम को निकलो रात को लौटे ही नहीं, ऐसा नहीं। सुरक्षित जगह पे टीवी देखना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, सोशल मीडिया पर टाइम बिताना, शो करना, ये भी नहीं। आपको सैर करनी चाहिए सुरक्षित जगह पर। 91 सुबह उठते समय आप क्या करेंगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी। तो हम समाचार पेपर पढ़ेंगे, हम व्यायाम करेंगे, हम स्नान करेंगे। और आप इनमें से क्या क्या अभी करा करते हो ये कमेंट में बताना। चलिए 92 सुबह के समय आप क्या करेंगे? दोबारा से डी नंबर सभी विकल्प। तो आप ध्यान या मेडिटेशन करेंगे, नाश्ता करेंगे, योग अभ्यास करेंगे। ये भी आप कमेंट में बताना कि आप क्या करते हो। हालांकि इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर सभी विकल्प। 93 रात को सोने से पहले आप क्या कर सकते हैं? तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, ध्यान या योग करें, पुस्तकें पढ़ें, या बी और सी। तो बी में है पुस्तक और सी में है योग और ध्यान। तो बी और सी सही हो जाएगा। तो आंसर है डी नंबर ब और सा दोनों। तो डी नंबर आंसर है। 94 दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? डी नंबर सभी विकल्प। तो आप कार्य सूची तैयार करें, समय का उपयोग समझदारी से करें, निरंतर विकल्पों का चयन करें। आपको दिन भर में कई सारे काम हैं, आप एक टाइम टेबल बनाइए, सूची बनाइए, समझदारी से समय का उपयोग करिए, समय व्यर्थ मत कीजिए, और निरंतर विकल्प छांटते रहिए। कोई काम आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो तो आप दे दीजिए, ताकि आप अपने दूसरे कामों की ओर फोकस कर सको। चलिए 95 रात को सोने से पहले क्या करने से अच्छी नींद मिलती है? तो बी नंबर गर्म दूध पिएं। बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 96 संतुलित आहार का अर्थ है? बी नंबर सभी पोषक तत्वों के सही मिश्रण के साथ भोजन करना ही संतुलित आहार है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, वसा हो गया। संतुलित आहार से समाविष्ट होने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं? तो बी नंबर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। चलिए, तो ये सारे आपके पोषक तत्व हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि इनमें से कुछ आपको याद ही रहते होंगे, जैसे प्रोटीन, विटामिन, बाकी याद कर लीजिएगा। तो बाय द वे बी नंबर इसका आंसर हो गया। 98 संतुलित आहार के फायदे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शरीर के लिए सही पोषण तत्व प्रदान करता है, मोटापे को बढ़ाता है, मतलब शरीर को मोटा भी बना सकता है जिसका शरीर कमजोर या दुबला है, रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो उपरोक्त सभी। संतुलित आहार एक अच्छा भोजन जिसमें कई सारी वैरायटी है, वो ये सब कर सकता है। संतुलित आहार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर इसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए वजन बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है। ये गलत है, इसमें प्रोटीन भी शामिल होता है, तो इसलिए शरीर का वजन बढ़ सकता है। तो ये सी नंबर जो लिखा है प्रोटीन की कमी होती है, ये गलत हो जाएगा।
100 संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। बी नंबर आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम। ये आपका आंसर हो जाएगा। संतुलित आहार को एक बार मैं समझा देता हूँ। ये आपका मिल रहा है 96 क्वेश्चन से 100 तक, 6 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन। तो संतुलित आहार एक समझिए कि आपने एक थाली ली, उसमें आप आहार यानी भोजन ले रहे हो। उस भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए जो आपको तुरंत एनर्जी देंगे, प्रोटीन चाहिए जो आपके शरीर को वृद्धि करेगा, शरीर में हुई टूट फूट को ठीक करेगा, वसा चाहिए जो आपको लॉन्ग टाइम एनर्जी देगा, विटामिन और मिनरल्स हैं जो आपके शरीर की वृद्धि में सहायक होंगे। ये सारे वैरायटी का आपका भोजन चाहिए होगा, तो आप कई वैरायटी का भोजन लोगे। आप प्रोटीन के लिए दूध इत्यादि लोगे, दूध दाल लोगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल रोटी, ये शक्कर आदि लोगे, खनिज विटामिन मिनरल्स इन सब के लिए आप यूज करोगे सब्जियां और फल, वसा के लिए आप तेल या सूखे मेवे या घी आदि का यूज करोगे। ये सारी चीजें मिला के आप जब भोजन करते हो, कई वैरायटी का भोजन, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपने 98 नंबर के क्वेश्चन में देख ही लिए हैं। तो ये हो गया आपका संतुलित आहार। इस तरह से हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का पार्ट 2 खत्म किया। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इंग्लिश फाउंडेशन, हिंदी फाउंडेशन के वीडियोस देख सकते हो, साथ ही डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटीज के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं जो कि आप जाके देख सकते हो। अभी सिर्फ 3rd ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैं जल्दी ही 2nd ईयर और 1st ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।